I'm just gonna take I just want to set some of the background work before we can understand what harassment actually is. और उसके अंदर क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना है, प्रिवेंट करना है और एक्शन कैसे लेना है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिग्निटी एंड नॉट जस्ट you know not just a complaint that the victim has filed, because generally हम लोग इस चीज़ को ओवरऑल एक वर्क कल्चर और वर्क प्लेस एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जब तक कंसिडर नहीं करेंगे और जब तक हम इस इशू को इस लेंस से नहीं देखेंगे कि अ सेफ वर्क प्लेस इज अ सेफ वर्क प्लेस फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट फॉर द सर्वाइवर इन क्वेश्चन और द विक्टिम इन क्वेश्चन. So before we get into that detail, I just want to quickly like get a few responses from you people. आप में से कभी किसी ने कोई जॉब एक्सपीरियंस, कोई इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है आप लोगों को या नहीं? Anybody can answer that question. I just want to keep it a bit interactive. आप माइक ओपन करके बोल सकते हैं. Yes, ma'am. I had. अच्छा, सो आपकी वो पहली जॉब थी? Yes, ma'am. It was my internship. इट वॉज योर इंटर्नशिप. अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? आर यू ग्रेजुएटेड और आर यू स्टिल वर्किंग? I am doing both. Like I'm associate and in a law firm with Khosala Chambers, राइट. and I'm final student as well. अच्छा, मैं आपकी जो पहली जॉब का पहला दिन था जब आपको जॉब मिल गई, मैं चाहती हूँ कि यू गो बैक टू दैट डे एंड यू टेल मी कि आप उस वक्त आपके व्हाट वाज इन योर माइंड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट जॉब. लाइक आपको क्या फीलिंग थी, आप क्या उस वक्त महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फोकस था आपका पहली जॉब का पहला दिन, एंड व्हाट वर योर इमोशंस एट दैट टाइम? Well, it's really a bitter truth. It would be like, how can I recall that thing? कि इस तरह से था कि as I myself is a humanistic and I believe on humanity, so मेरा ये था कि I would be welcomed right like बहुत ही अच्छी तरह से कि I will be treated very well. बट सैडली इट वाज नॉट सो, क्योंकि जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में लैंड करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होती हैं. बिकॉज ठीक है. व्हेन दे आर गोइंग टू हायर अस, दे यूज अस एज अ कमोडिटी कि हमें इससे कितना फ़ायदा हो रहा है. सो दिस थिंग वाज रियली स्ट्रेंज फॉर ठीक मी. है, यू वर होपिंग टू बी वेलकम्ड. एनी अदर फीलिंग्स कोई और अपने शेयर करना चाहेगा? कि Can I add something here? जी जी, श्योर. Okay, so Assalamu alaikum. My name is Roshnik. और जस्ट 8 मिनट, मुझे लग रहा है मैंने अपना हैंड रेस नहीं किया. ओके. यस. तो मैंने कोई जॉब वगैरह तो नहीं की है, लेकिन रिसेंटली एक वॉलंटियर वर्क के लिए, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि लाइक आप कैसी इनिशियल फीलिंग्स होती हैं आपकी. तो एक रिसेंटली मैंने जो एक वॉलंटियर वर्क किया, तो मुझे कहीं जाना था, किसी के घर जाना था, इफ्तारी से ही वो रिलेटेड था. हम लोगों ने कुछ बॉटल्स और कुछ बॉक्सेस वगैरह तैयार करने थे. तो जब मैं जा रही थी, रास्ते में थी, तो मुसलसल एक खौफ मेरे दिल में था कि पता नहीं सेफ है अनसेफ है. बेशक वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेशन में है, वो काम कर रही है. बट स्टिल जब मैं वहाँ पे गई और जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया, तो वहाँ पे देयर वाज अ बॉय. उन्होंने दरवाज़ा खोला, ठीक है, एंड बड़े वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी से वो सब थे. और लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी आई वाज फीलिंग सो एक अनसिक्योर वाली फीलिंग आ रही थी. बेशक वो सारे वेल एजुकेटेड थे, लेकिन मुझे वो इतना बीच में डर लग रहा था. और बीच में आई वाज कंटिन्यूसली इन द सेंस कि सब खैर हो, बस अच्छे से सारा काम हो जाए. और फिर एट द एंड उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द ओनली वन फीमेल कैंडिडेट हियर, तो यू कैन गो बैक टू योर होम, वी विल हैंडल ऑल द सिचुएशन. तो मैं फिर वापस आ गई. लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने इनिशियल फीलिंग्स की, जी कि जी, मुझे बिल्कुल. कितना फील हो रहा था यार. थैंक यू. बिल्कुल. बिल्कुल, मैं इस वक्त बेसिकली यही फर्क समझना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर जब ये क्वेश्चन हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स में पूछते हैं तो ऑलमोस्ट इसी तरह के जो है हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. अभी मेरे पास टाइम आज कम है, इसलिए मैं और रिस्पॉन्सेज अभी फिलहाल नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आई थिंक हमारा पॉइंट इससे इस्टेब्लिश हो जाएगा वेर यू गाइस कैन सी कि जब एक आदमी बात करता है अपनी फर्स्ट जॉब के फर्स्ट एक्सपीरियंस या पहले जो सेंटिमेंट है उसके बारे में, तो यूजुअली जो रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं वो ये होता है कि उनकी
कोई ना कोई होप होती है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दे आर ऑफ कोर्स वो चीज़ें इवेंचुअली ट्रांसलेट करती हैं या नहीं करती, उनकी होप्स मीट होती हैं या नहीं होती, वो एक सेपरेट बात है। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जहन में क्या होता है। यू नो, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो जनरली आदमी हमें देते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि दे आर एंटिसिपेटिंग, दे आर फीलिंग गुड अबाउट द फैक्ट कि उन्हें नौकरी मिल गई है, उनको इस बात की, दे आर एंक्शियस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू के मीटिंग द न्यू कॉलीग्स एंड एनवायरनमेंट एंड सीइंग के कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो वो एक तैयारी कर रहे होते हैं उस माहौल में जाके एडजस्ट होने की, वेलकम। जैसे इन्होंने भी कहा कि वो ही वॉज होपिंग टू बी वेलकम, वो हुआ नहीं, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट थॉट प्रोसेस ये होता है। एंड मोस्टली अमूमन जब हम लड़कियों से ये सवाल करते हैं तो सेम जैसे इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि एक फियर, एक सेफ्टी, एक पर्सनल सेफ्टी का कंसर्न ज़रूर होता है एट द बैक ऑफ द माइंड। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट या एंटिसिपेशन खवातीन को भी होती होगी, लेकिन बॉटम लाइन पे कहीं ना कहीं एक फियर का एलिमेंट भी होता है। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे? आप में से ज़्यादा लोग क्या ये पॉइंट समझ रहे हैं कि हम बेसिकली कहाँ से शुरू कर रहे हैं व्हेन वी talk about a workplace, when we talk about our first job or any job for that matter, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हो, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ही खवातीन का है और मर्दों का है, उसी में जो जिसे कहते हैं एक एक्सपेक्टेशन जो होती है वर्क प्लेस से रिलेटेड, उसमें देर आर स्लाइट डिफरेंसेस इन द वे अ वुमन इज परसीविंग द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इन द वे दैट मेन आर परसीविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली जो हमें समझना है कि एक फ्रेमवर्क ऑफ डिग्निटी या एक फ्रेमवर्क ऑफ सेफ्टी महसूस आपको उसी वक्त, आपको जॉब मिल भी जाए but you are already processing these fears in your mind and already thinking about कि हमने इन चीज़ों को ओवरकम करना होगा या हम फेस करेंगे कि नहीं करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम शुरू करते हैं। नाउ अ सेफ एंड हरासमेंट फ्री वर्क एनवायरनमेंट जो है दैट इज इनहेरेंट इन द फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिफोर जंपिंग ऑन टू व्हाट द स्टैट्यूट सेज, जो हमारा हरासमेंट लॉ इटसेल्फ, उससे पहले हमें आइन के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो इसको डिग्निटी से लिंक करता है, आर्टिकल 14 से जो जोड़ता है, वो आपके, दिस इज नॉट जस्ट समथिंग दैट आई एम सेइंग, इट इज समथिंग जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी ख्याल है, क्योंकि राजा तनवीर सफ्दर का केस जो यहाँ कोर्ट हुआ है, ये चीज उसी के अंदर स्टैब्लिश की गई है कि एक सेफ और हरासमेंट फ्री वर्क एनवायरनमेंट वो है जहां आपकी डिग्निटी अपहोल्ड हो रही हो। और डिग्निटी क्या है उसमें देन द कोर्ट गोज इनटू डिटेल टू एक्सप्लेन के वेयर यूर फीलिंग, जहाँ रिस्पेक्टेबिलिटी है, जहाँ आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जहाँ आप इंक्लूसिव हैं इन द सेंस कि आपको मीनियल टास्क नहीं दिए जा रहे और बकायदा यू आर पार्ट ऑफ अ टीम और पार्ट ऑफ समथिंग, you are in a decision making capacity. You don't have to be at the leadership level in order to be made feel inclusive. आप एक छोटे टीम का हिस्सा भी हैं तो आप इंक्लूसिव फील कर सकते हैं उसमें, अगर आपकी से है, अगर आप अपनी बात ऑब्वियसली कन्वे करने की पावर रखते हैं और उसको कंसिडर करती है बाकी टीम के जो लोग हैं या आपकी जो सुपरवाइजर्स हैं। इसी तरह सेफ्टी और एक्विटेबिलिटी, ये सब प्री रेक्विजिट्स हैं फॉर अ सेफ एंड डिग्निफाइड वर्क स्पेस। अगर ये फीलिंग्स और ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो वो एक डिग्निफाइड वर्क प्लेस नहीं होगी ना। ऑफन टाइम्स हम रिस्पेक्ट और डिग्निटी को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज के थ्रू आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइज अगेन कि आप में से मुझे बता सकते हैं कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी में फ़र्क क्या है? वैसे तो सामने लिखा भी हुआ है, बट आप मुझे कोई अगर एग्जाम्पल देके इसको थोड़ा सा वाजे कर सकें कि रिस्पेक्ट में और डिग्निटी में क्या डिफरेंस है। एनीबडी हु वांट्स टू गो कैन गो। यस मैम, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। जी बताएं। मैम मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट और डिग्निटी एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर ऊपर नीचे आने वाली दो चीजें हैं। मुझे लगता हम्म। है कि रिस्पेक्ट जो है वो बॉटम लाइन होती है, पहले रिस्पेक्ट आती है, यानी कि आप सॉरी डिग्निटी पहले आती है, कि डिग्निटी एक बड़ा प्री रेक्विजिट है किसी भी इंसान का, यानी कि उसका जो इनहेरेंट या इंट्रिंसिक जो उसकी वैल्यू होती है, उसकी बुनियाद पे उसकी एक डिग्निटी होती है।
जो जज आप नहीं कर सकते कि वो किस काबिल है, या वो कोई काम करता है अच्छा या नहीं काम करता। यानी वर्क प्लेस के अंदर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा, स्टिल वो डिग्निफाइड इनफ है कि सही। उसको रिस्पेक्ट किया जाए एज ए ह्यूमन। और ये बड़ा एक बेसिक इंसान का वो होता है, हक होता है। रिस्पेक्ट भी इंसान का हक है, लेकिन मुझे लगता है रिस्पेक्ट इंसान को मिलती तब ज्यादा शुरू होती है इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, जब वो चीजों को कुछ अचीवमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो आई थिंक ये एक ही चीज के स्टेप्स हैं, एक पहले और फिर ऊपर। ठीक है। सो रिस्पेक्ट में आप देखें, थोड़ा ये भी लिखा हुआ है कि रिस्पेक्ट इज समथिंग जो आप अर्न करते हो। आप किसी को देते हो तो आपको इज्जत मिलती है। रिस्पेक्ट इज समथिंग विच कैन कम एंड इट कैन गो एज वेल डिपेंडिंग ऑन योर ओन एक्शंस। आपका अपना किरदार कैसा है, अगला आपके साथ किस तरह पेश आ रहा है, मतलब सो रिस्पेक्ट इज लाइक अ गिव एंड टेक सिचुएशन एज वेल। बट डिग्निटी इज समथिंग विच इज इनहेरेंट इन species that are born. I mean, even animals have dignity. आप उनको भी उस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते कि दे आर ट्रीटेड इन अ वे कि वो उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट हो। तो ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स तो उससे बहुत ऊपर के स्टेज पे आते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक छोटा सा सिनेरियो है विच आई वांट टू सॉर्ट ऑफ शेयर विद यू गाइस एंड लेट्स सी आप लोगों को क्या लगता है। सो अगर आप ऊपर देखें स्लाइड पे, डिग्निटी और रिस्पेक्ट को सॉर्ट ऑफ डिफाइन किया हुआ है। और उसके अंदर यही बात है कि डिग्निटी आपकी इट्स एन इनहेरेंट वर्थ ऑफ अ पर्सन रिगार्डलेस ऑफ योर क्लास, योर स्टेटस, आप योर जेंडर, whoever you are, आप में ह्यूमन बीइंग होने की वजह से you have a certain worth as a person and you can't be treated poorly. एंड डिग्निटी इज समथिंग जो कोई आपको देता नहीं है, इसलिए कोई आपसे ले नहीं सकता। इट इज नॉट समथिंग दैट इज गिव एंड टेक, वो अर्न नहीं की जाती। वो बस आप पैदा होते हैं तो वो आपके साथ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न यू कम विद दैट level of dignity that is owed to you by the world. Respect, however, is when you're recognizing somebody's actions and behavior, or you're respecting them for how they behave। ठीक है, तो ये उनके बिहेवियर से रिलेटेड होता है एंड इट कैन बी गिवन और विदहेल्ड बेस्ड ऑन हाउ समवन एक्ट्स। ठीक है, अब सिनेरियोज के अंदर आई वांट वन पर्सन टू वॉलंटियर जो सिनेरियो वन का जवाब देगा। हु वुड लाइक टू बी दैट पर्सन? मैं आपके आई थिंक मैं करती हूँ, यू वांट इफ टू दैट डू? इज ओके। Yeah, या that's fine. So a manager listens attentively when a team member shares a personal challenge but doesn't interrupt or judge them. Is आई this थिंक hmm, आई थिंक दिस विल फॉल अंडर द रिस्पेक्ट एलिमेंट। okay? A manager listens attentively when a team member shares a personal challenge but doesn't interrupt or judge them. आपको लगता है कि वो उसको रिस्पेक्ट दे? एग्जैक्टली, या। ओके, बाकी सब लोग अग्री करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के साथ? इज दिस अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट और इज दिस अ मैटर ऑफ डिग्निटी? Assalamu alaikum. No, ma'am. I think this is a matter of dignity. Okay. And any reasons why you think this is a matter of dignity and not respect? Yes, ma'am. Because हर बंदे की dignity होती है, like आप किसी को भी इस तरह से सबके सामने तो नहीं ऐसे बोल सकते कि आप ये बात गलत कर रहे हो, आप उसको बाद में ये बात कर सकते हो। So I think this is dignity. अच्छा, ठीक है। Anybody else wants to you know go at this? या हम चलो सिनेरियो टू पढ़ लेते हैं। A worker is promoted to a higher position because of their hard work, but they are constantly overlooked in meetings and their opinions are ignored। जी अब्दुल आई हादी का शायद हाथ खड़ा था। मैम ये रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। द पर्सन इज इन हायर पोजीशन लेकिन उसको छोटा टास्क दिया जा रहा है, उसकी डिग्निटी पे बात आ जाती है और रिस्पेक्ट पे भी बात आ जाती है। आई थिंक सिनेरियो 2 particularly deals with the dignity element. ये ओके। आई थिंक सो टू। द ओके। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि अगर हम डिग्निटी का भी एक रिस्पेक्ट देखते हैं तो वो ये होता है कि एवरी वन शुड बी गिवन दिस रिस्पेक्ट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और अगर वो यहाँ पे ओवरलुक्ड हो रहा है, ठीक है, मीटिंग्स में और अपनी ओपिनियंस में उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे वो एक इक्वालिटी वाला एलिमेंट हिंडर हो रहा है। देन आई बिलीव कि यहाँ पे एक डिग्निटी वाला एलिमेंट है जो हाईलाइट है रिस्पेक्ट से ज्यादा। रिस्पेक्ट विल गो विद द सिनेरियो 1 एंड डिग्निटी विल गो विद सिनेरियो 2। ठीक है, मैं अब क्योंकि टाइम कम है इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक टू दीज टू सिनेरियोज। आई ऑल्सो पर्सनली थिंक कि जिस वक्त वो मैनेजर उसकी बात सुन रहा है और उसे इंटरप्ट और जज नहीं कर रहा, इंटरप्ट कर ना करना इज बेसिकली शोइंग रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन।
एंड जब वो उसे जज नहीं कर रहा, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डिग्निटी देयर एज वेल। तो इन आप समझ रहे हैं कि उस मैनेजर का जो एक्शन है, जो उसकी एक्ट है, उसमें जब वो डिसाइड करता है कि मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, इसका पर्सनल चैलेंज है, ये टीम मेंबर मुझसे शेयर कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट दिस पर्सन, दैट इज एन एक्शन which is showing respect to the other person. And when this person in his mind decides कि मैं इसे जज भी नहीं करूंगा, that is this person showing dignity. But you are right, this is more of a respect element, because उसके इस एक्शन की वजह से आप एज अ टीम मेंबर, फॉर एग्जाम्पल आप अगर वो टीम मेंबर हो और इस मैनेजर को अपनी कोई पर्सनल चैलेंज बता रहे हो, और वो आपकी बात गौर से सुने, अटेंटिवली सुन रहा है और आपको जज भी नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाउ विल Yeah, यू फील definitely. अबाउट दिस मैनेजर? Well, I will feel very good about this manager. यू विल फील गुड अबाउट दिस, लेकिन जब सिनेरियो 2 में उसको अपने हायर पोजीशन पे प्रमोट तो कर दिया है उसके हार्डवर्क की वजह से, लेकिन मीटिंग्स में उसे आप ओवरलुक कर रहे हैं, उसके ओपिनियंस को इग्नोर कर रहे हैं, एक तरह से जो हम कहते हैं कि जी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, वो यही तो है कि आपकी पोजीशन है, यू आर क्वालिफाइड, बट यू आर बीइंग इग्नोर्ड इन द मीटिंग्स, आपके ओपिनियंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा, बात नहीं सुनी जा रही आपकी, या आपको चाय कॉफी बनाने पे लगाया हुआ है, मीनियल टास्क आपसे कराए जा रहे हैं। ये आई थिंक जो खवातीन इंटर्नशिप्स करती हैं, मेरा ख्याल है वो ज्यादा इस चीज को समझ सकती होंगी कि दे आर क्वालिफाइड फॉर अ रोल, बट दे विल बी गिवन टास्क विच आर of a lesser degree than what they're qualified to do. ऐसा है कि नहीं है? Has anybody experienced that or not? Okay. यस मैम, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन। और It's ये सिर्फ इंटर्नशिप्स या जॉब के अलावा, उसके अलावा भी अगर आप सोसाइटीज वगैरह के अंदर, आई थिंक यूनिवर्सिटी के अंदर ही, अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप ऑफिशियल कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो ऑफिस का काम है, तो उधर भी होता है। या खास तौर पे इनिशियल स्टेजेस के अंदर बहुत होता है कि पहले जितना आपका मेल काउंटर पार्ट है, आपको ज्यादा टेस्ट किया जाएगा, आपको ज्यादा देर होल्ड पर रखा जाएगा कि आप अपने आप को प्रूव करें, और फिर आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा फॉर बिगर बिल्कुल। टास्क, आई थिंक। अब सिनेरियो 3 में भी यही है कि उसको पोलाइटनेस के साथ तो ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उसे अगेन रिपेटिटिव और मीनियल टास्क दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन व्हेन दे आर बीइंग पोलाइट टू एम्प्लॉय, वो रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं उसकी, लेकिन जब वो उसको टास्क उसकी स्किल के हिसाब से नहीं दे रहे, तो उसकी डिग्निटी तो फिर भी वायलेट हो रही है। बात समझ आ रहा है? ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ आ रहा है अब आप लोगों को? Exactly. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वर्क प्लेस हेरासमेंट है ना, दैट इज नॉट जस्ट कि डायरेक्टली आपने कोई अनवांटेड सेक्सुअल एडवांस ही कर दिया तो वो हरासमेंट होगी। दीज लिटिल एक्शंस, all sort of can form part of a bigger aspect of harassment, जो हम obviously अभी पढ़ने वाले हैं। Now, there are these are cases, these are situations from actual case studies, actual जो scenarios हो चुके हुए हैं। I just want to very quickly talk about the responses that people have. ज़्यादातर आपको पता है केसेस यूनिवर्सिटीज़ में से, फिर मेडिकल जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर्स, अभी तक जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो ज़्यादा इन सेक्टर्स में से हैं। ऑफ कोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में भी हरासमेंट होती है, घरों में होती है, डोमेस्टिक वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में होती है। सो हरासमेंट तो लाइक इट्स प्रिवलेंट इन ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क प्लेसेस, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर से हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से हैं। बट as far as the responses of people, the victims are concerned, that is something that depends on a lot of other factors as well. And I think when we are talking about workplace harassment, it is important to understand कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस विक्टिम की बात करें, क्योंकि उनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं और जिस किस्म का उन्हें सपोर्ट चाहिए हो सकता है, एंड वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले एज कॉलीग्स। इट्स नॉट जस्ट कि हम विक्टिम होंगे, सर्वाइवर होंगे तो ही ये कानून जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट होगा। हम सब वर्क प्लेस पे बैठे हैं, जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, outside of being a victim also, just being colleagues or supervisors or as managers, we have a role to play as well. जी रोशनी?
बट आई बिलीव कि समटाइम्स ये कोलीग्स ही होते हैं जो आपको हरेस करते होते हैं, और हाँ जी। बाज का तो यहाँ पे फिर हाउ विल यू, और फिर बाज का ये होता है बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस जहाँ पे आपको कोलीग्स करते हैं, और बिकॉज वो कोलीग्स जो हैं वो काफी अरसे से उस जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके एफिलिएशंस होती हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द ऑफिसेज। और अगर कोई औरत आके ये पॉइंट उठाती भी है ना कि उसके साथ कुछ इस तरह हो रहा है, गलत हो रहा है, हम्म, तो वो इस चीज को इतना कंसीडर भी नहीं करते, बिकॉज उनके 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 साथ लाइक एक बॉन्डिंग होती है और काफी अरसे से वो जी काम कर रहे होते हैं, सो या। बिल्कुल। चले हम इस पॉइंट पे आते हैं, पर मैं कह रही हूँ सब कोलिग्स तो नहीं कर रहे ना, तो जो कोलिग्स नहीं कर रहे उनका भी एक रोल है। मैं उस पॉइंट की बात कर रही थी, पर ऑफ कोर्स हरासमेंट विल बी कमिंग आइदर फ्रॉम अ सुपरवाइजर और फ्रॉम योर कॉलीग्स। जो भी लाइनें मार रहा है स्क्रीन पे प्लीज बंद कर दे, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये प्लीज ना करें। अ, देखिए, क्रिश्चियन नर्स है, उसके साथ होती है हरासमेंट, उसे अपोलोजाइज करना पड़ता है। उसकी वल्नरेबिलिटीज और तरह की हैं। शी इज अ क्रिश्चियन, शी इज फ्रॉम माइनॉरिटी, शी कांट अफोर्ड टू फेस द रेpercussions जो उसके थ्रेटन जो उसे किया जा रहा है कि तुम माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें हम ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो शी हैज टू बी इन दैट हॉस्टाइल वर्क environment and apologize because the family that she has to look after depends on her. फिर इस्लामाबाद में एक लॉयर हैं जिनको अपनी लॉ फर्म क्विट करनी पड़ती है आफ्टर रिसीविंग सेवरल कमेंट्स ऑन हर लुक्स एंड द वे शी इज ड्रेस्ड ओवर व्हाट्सएप और इन पर्सन इन द ऑफिस। क्योंकि बॉस उसे ये भी साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें आउटसाइड द वर्क भी मिलना चाहिए। नाउ शी इज ऑब्वियसली इन अ पोजिशन टू क्विट बिकॉज शी probably has as a her circumstances allow her to quit and then look for another job. हर कोई क्विट नहीं कर पाता बिकॉज जिस तरह क्रिश्चियन नर्स वाले सिनेरियो में उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। एंड इफ इवन इफ यूर अ ग्रुप हेड ऑफ अ बिजनेस, ये खुशहाली बैंक का केस था ये, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है इसलिए हम इस पे बात कर सकते हैं। वहां पे जो खातून थी उनके साथ विसिल ब्लोअर कंप्लेंट थी उनकी, उन्होंने अपने ही दो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी और उसके बाद शी वॉज फोर्स टू रिजाइन। उनको रिटेलिएटरी एक्शंस भी बहुत सारे लिए गए, उनको पेमेंट्स डिनाई की गई उनकी 20 साल की सर्विस की। तो उन्होंने she decided to file a complaint with the federal ombudsperson and fight the case, and then she eventually won the case as well. Now my question to you is कि इन सब के अंदर आप देखें कोई प्रोफाइल नहीं होती। जितना मर्जी कोई लीडरशिप लेवल पे बैठा हुआ है, कोई ग्रुप हेड बिजनेस है या वो वकील है या वो एक वल्नरेबल क्रिश्चियन नर्स है, एनीबडी कैन बी हरास्ड, मेन कैन बी हरास्ड, ठीक है, एज वेल, क्योंकि लॉ में तो आपकी वो सिनेरियो भी कंसिडर उन्होंने किया हुआ है कि वो सिचुएशन भी हो सकती है। सो एज फार एज योर स्टेटस इज कंसर्न एट द वर्क प्लेस, आप सीनियर लेवल पे हैं, आप जूनियर लेवल पे हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं, ये वल्नरेबिलिटी ये किसी के भी साथ भी हो सकता है। सो ये कोई इसकी प्रोफाइल नहीं होती है विक्टिम की कि बस ऐसे वल्नरेबल लोगों के साथ ही हो सकता है, लेकिन पोजीशन ऑफ पावर में अगर आप हैं तो आपके साथ नहीं हो सकता। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि जब जो केसेस आ रहे हैं वो तो आपको यही स्टोरी बता रहे हैं कि कोई भी किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, सबके रिस्पॉन्सेज फर्क होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल सर्कमस्टांसेस। अब इस इन तीनों स्टडीज के अंदर कैन यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ harassment दैट इज फेस्ड बाय द पीपल इन ईच स्टोरी very quickly? Would anybody like to try? वर्बल है, फिजिकल है, डिजिटल है, रिटेलिएटरी है, किस तरह की हरासमेंट है इन सारी सिचुएशंस के अंदर? डिफरेंट सिचुएशंस हैं। I think the first one जो question वाली है that is more of like verbal one, ओके। and the second lawyer one is more of like the physical because उसकी जो उसके looks पर जो target किया जा रहा है and all that, तो वो physical harassment के अंदर fall कर सकता है। अच्छा, फिजिकल नहीं होगा वो, क्योंकि वो भी कमेंट्स हैं, लेकिन वो डिजिटल हरासमेंट हो सकता है क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह एंड डिजिटल डिवाइसेस आर इन्वॉल्व, जिसपे उनको आउटसाइड वर्क मिलने को कहा जा रहा है, उनके ड्रेस पे एंड हाउ शी इज लुकिंग उस पे कमेंट बाजी हो रही है। तो है ये भी वर्बल, डिजिटली किया जा रहा है। एंड जो ग्रुप हेड बिजनेस के साथ है उस पे सेक्सुअल नेचर की नहीं है, उनके फिजिकल कमेंट्स वो नहीं है, लेकिन
उनके पैसे रोके गए, उनको फोर्स किया गया टू रिजाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे और इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी और रिटेलिएटरी मेजर्स थे. सो दिस सॉर्ट ऑफ गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ हरासमेंट के. इसकी कोई एक फॉर्म भी नहीं है, कोई एक क्लासिफिकेशन नहीं होती विक्टिम की, कोई एक तरह की नहीं होती है. और कुछ औरतें जैसे आपने देखा रिपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं कर रही हैं. और इससे ये भी एक सवाल जो मेरा है कि डज सेक्सुअल हरासमेंट इम्पैक्ट ऑल विक्टिम्स इन द सेम वे? व्हाट डू यू थिंक? एनीबडी एल्स? अब रोशनिक ने मुझे काफी जवाब दे दिए हैं. आपका सबका क्या ख्याल है? क्या सेक्सुअल हरासमेंट या वर्क प्लेस हरासमेंट, जो अब मॉडर्न इसकी टर्मिनोलॉजी है, डू यू थिंक इट इम्पैक्ट्स ऑल द विक्टिम्स इन द सेम वे? और डू दे आर दे इम्पैक्टेड इन, और डू दे टेक एक्शंस बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टांसेस, और वो फर्क होते हैं? क्या ख्याल है आपका? जी माहरूख. If I can answer that. जी श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड. Hi, my name is Salman. So how there's no one kind of harassment? So there's no one kind of repercussions. So in every situation, the repercussions would vary to an extent amounting to how the harassment was. For example, for like how you mentioned कि जब वो leadership position में थी, उनको लिए मसला था हर payments and all. अब मोस्टली डिफरेंट जिस तरह के हरासमेंट होंगे तो उसके डिफरेंट रिpercussions होंगे मोस्टली. और इसके जो रिpercussions भी होते हैं वो भी उसी तरीके से किए जाते हैं कि अगले पर्सन को हिट सबसे ज्यादा क्या करेगा. एज जैसे एक एग्जांपल थी दैट शी हैज टू फीड हर फैमिली, तो उसको उसी वे में मोस्टली हिट किया जाएगा कि उसके रिpercussions सिवियर हो. इफ अ वुमन इज रिच और फाइनेंशियली स्टेबल तो उसको कभी इस रिpercussion को हिट नहीं किया जाएगा. तो आई थिंक इट वेरीज regarding every act, and it also varies as to what would hit to that person more. एग्जैक्टली. सो आई थिंक आप लोग जब हरासमेंट के बारे में, इफ़ यू ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट और रिपोर्ट इट और टेक एक्शन अगेंस्ट इट, आपको ये सारी बातें भी माइंड में रखनी है कि जो विक्टिम है उसके अपने सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्सेज डेवलप करने चाहिए ताकि वो डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट ना हो. यानी अगर वो सपोज क्विट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट के साथ वो अपना केस फाइट करके अपनी पोजीशन रीइंस्टेट कर सकते हैं, तो मे बी दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी टू हेल्प देम. इसी तरह कोई अगर अफोर्ड कर सकता है कि वो वहाँ से क्विट करके कहीं और नौकरी ढूंढे, तो उसको किस तरह से सपोर्ट करके और उसने किस तरह से प्रोसीड करना है अगेंस्ट द सिचुएशन. सो ऑल द रिस्पॉन्सेज विल डिपेंड ऑन, एंड वो विक्टिम सेंट्रिक होने चाहिए. द विक्टिम शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट दे वांट डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन एंड देयर सर्कमस्टांसेस. सब लोग रिपोर्ट नहीं करते. women obviously, you know, they operate better when they have some sort of a support network. अकेले ऑपरेट करना उनके लिए मुश्किल होता है. और ऑफ कोर्स फैमिली और कॉलीग्स के सपोर्ट वो एक डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है उसके अंदर. बट जनरली यू नो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर आप सर्वाइव कर रहे होते हो. नाउ टू कम टू कंजुल्स इनिशियल क्वेश्चन कि हरासमेंट है क्या, हाउ डज द 2010 लॉ डिफाइन दैट? नाउ अगेन इसके अंदर भी केसेस में भी डेवलपमेंट्स हैं. वी नो ऑल ऑफ दैट. टेक्निकल हमारे पास डेफिनेशन कानून में मौजूद है, and it is basically what you see on the screen right now. But is I have broken this down in this manner. So essentially you have two types of harassments. एक है sexual and then you have sexually demeaning attitudes, जिसे हम gender based discrimination भी at times बोलते हैं. लेकिन जो पंजाब का लॉ है उसके अंदर अभी तक gender based discrimination expressly उन्होंने अमेंडमेंट के जरिए अपडेट नहीं किया जिस तरह फेडरल लॉ के अंदर किया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब, वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एंड विल टॉक अबाउट सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड्स, जिसको फिर हम ऑफ कोर्स जेंडर बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो नादिया नाज रिव्यू आया था 2023 में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 का लॉ था उसके अंदर सेक्सुअली डिमीनिंग एटीट्यूड्स के अंदर इंक्लूड किया था थ्रू द जजमेंट that it's, you know, gender based discrimination is part of the definition of harassment. But that is to the context, to the extent of Punjab, it is through the case law. Whereas अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, आप फेडरल लॉ की बात करें, इवन अगर आप सिंध की बात करें, क्योंकि सिंध का अपना कानून नहीं है, वो फेडरल वाला ही फॉलो कर रहे हैं,
तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है, डिफाइंड है उनके कानून के नीचे। So these are the two types. You can have sexual harassment at the workplace, जो कि रेगुलर कॉमन वाली, जो आपको जनरली जो आपके जहन में आता है सेक्सुअल हरासमेंट सुन के, ये उस तरह किया कि ड्रेस पे कमेंट किया जा रहा है, आपको अनकंफर्टेबल तरीके से कोई देख रहा है बार बार, या कमेंट्स या डबल मीनिंग जोक्स क्रैक कर रहे हैं, ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं आपको देख के, एंड दे आर मेकिंग यू फील कॉन्शियस, अनकंफर्टेबल in your own self, in your own body at the workplace. तो that is of course sexual harassment. but अगर sexually demeaning attitudes भी हैं और उसके अंदर अब नादिया नाज रिव्यू के बाद gender based discrimination भी शामिल है, तो वो है जिस तरह अनइक्वल पे आपको मिल रही है अगर, तो that is gender based discrimination. आपको वर्किंग आवर्स आपके अगर और तरह से हैं, आपको काम के ऊपर जिस तरह हम वेज गैप की बात करते हैं, प्रमोशंस की बात करते हैं, हायरिंग एंड फायरिंग पॉलिसीज की बात करते हैं, वहाँ पे अगर डिफरेंसेस हैं कि आदमियों के प्रमोशन के लिए फॉर एग्जांपल और तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, एंड फॉर विमेन दे लुक एट अ लॉट मोर फॉर हर टू प्रूव हर सेल्फ ताकि वो वर्दी हो जाए ऑफ दैट प्रमोशन, तो ये सब भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। नाउ एक चीज है टाइप ऑफ हरासमेंट, कि वो जिनसी थी या सनफी थी, और वो किस, दूसरी चीज है कि वो किस तरीके से फिर डायरेक्ट की गई, क्या वो वर्बल थी, उसका मोड क्या था एसेंशली, was it verbal, was it physical, was it written or other communication, was it some sort of a behavior or advance, कोई conduct था, कोई attitude था, किस तरीके से वो कमिट की गई, the mode is very important. बट ऑल ऑफ दीज क्वालिफाई, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल भी हो सकता है। इन मोस्ट केसेस जहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस मौजूद होती हैं, या व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, कोई पिक्चर्स ऐसी भेजी जा रही हैं, या फेसबुक पे समटाइम्स फ्रेंड रिक्वेस्ट का भेजना भी, आपको पता है कि दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हरासमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस। तो ये सारी कम्युनिकेशन की जो भी स्ट्रिंग ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सब आपके एविडेंस में भी जा सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जी हरासानी को साबित करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बट नॉट इन एवरी केस एक्चुअली। with more use of technology and particularly reliance on digital means of committing this kind of communication, it's actually not that difficult to establish these things anymore. And of course there is the corroborative evidence जो साथ होता है, जैसे टाइम इन एंड टाइम आउट, और जिस वक्त आप फॉर एग्जांपल जिस वक्त की बात करें कि इस वक्त मुझे इस तरह से छेड़ा उठेगा, उसके साथ corroborative एविडेंस इस तरह का भी होगा कि अगर अगला बंदा ये साबित कर दे कि जी उस जिस वक्त की ये बात कर रही है खातून, उस टाइम पे तो मैं फलानी मीटिंग में था, या मैं उस दिन छुट्टी की हुई थी और समथिंग, तो ये चीज़ें उनके अटेंडेंस के रिकॉर्ड से या मीटिंग्स के रिकॉर्ड से corroborative एविडेंस के तौर पे डबल चेक हो सकती हैं। सो फाइंडिंग एविडेंस एंड एस्टैब्लिशिंग हरासमेंट एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं है जितना कि इनिशियली लगता है। आपको याद होगा एक और किसी बैंक का किस्सा जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गई थी, सोशल मीडिया पे आ गई थी, and that employee was being harassed physically and that CCTV footage caught it on camera. So there is a lot of evidence that can be gathered, and we'll come down to that कि वो किस तरह से हो सकती है, but you have to understand कि ये सारे तरीके हैं जिससे ये कमिट हो रही है, and some of them can actually also be part of your evidence. Now क्या ये काफी है या और भी कुछ चाहिए आपको? यहाँ आपसे ये सवाल हम पूछना चाहेंगे कि एज यू सेड के वुमेन डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती हैं, बाद में वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट। हाँ, सो जो डिसाइड करी है कि मैंने कंप्लेंट फाइल करनी है, व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट? exactly, we are coming to that, but I just want to link all of this to one last thing जो आपका बहुत ज़रूरी है establish करना। खाली किसी ने आपको छेड़ा वो काफ़ी नहीं है for establishing harassment और for the procedure to kick in। जब तक आप ये तीसरा कॉलम देख रहे हैं, caused interference with, जब तक उन जो भी behavior आपके साथ हो रहा है which is unwelcome, which is unwanted, it should interfere with your work performance, or it should create an intimidating or hostile environment for you, or it should create an
defensive work environment for you, or it should be an attempt to punish, और इट शुड बी अ मेड कंडीशन फॉर योर एम्प्लॉयमेंट कि टिट फॉर टैट, कि आप ये करेंगी, मेरे साथ डिनर पे जाएंगी तो आपको ये नौकरी मिलेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो इंटरफेरेंस है आपके काम में और आपके एक्सेस टू योर वर्क प्लेस, जो आपका राइट है, जब तक आप उस लिंक को स्टैब्लिश नहीं करते, आपकी हरासमेंट की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती है। सो सिर्फ ये नहीं कहना कि जी ये बिहेवियर हुआ मेरे साथ, उस बिहेवियर का इम्पैक्ट क्या आया आपके काम पर और आपके काम करने की जगह पे जो माहौल है उसमें, ये एक पूरा कॉजल लिंक है जिसे स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारा प्रोसीजर तो मैं भी उस पर ही जा रही हूँ, लेकिन जब तक आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करके ये सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तब तक वो चांसेस ऑफ सक्सेस आपके लिमिटेड रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the process because Before that, can I ask a question regarding to your previous slide? जी जी बोलें। आपने मैम कहा कि खाली छेड़ना जो होता है ये काफ़ी नहीं होता है एक हरासमेंट का केस ले जाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो किसी भी हवाले से आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, अगर कोई इंसान आपको छेड़ भी रहा है, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं वर्क में वो इतना इनफ नहीं है कि आप हरासमेंट के अगेंस्ट लेकर जाएं, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकली आपको बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या ये भी आप नहीं लेकर जा सकते? नहीं, ऑफ कोर्स आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि फिर अपनी एप्लीकेशन में आपने उस चीज़ को हाईलाइट करना होगा कि ये किस तरीके से आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। अगर आप वो इम्पैक्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो दैट विल बी समथिंग जो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रुक जाएगी। अगर उसका आप पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है, बट यू एक्सप्लेन कि जी इस तरीके से, क्योंकि मेरे अंदर इतना फियर और ये चीज़ अनकंफर्टेबल जो अनवेलकम सिचुएशन है, उसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू माई जॉब बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली अंडर दिस फियर, तो देन ऑफ कोर्स आप उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन यू कांट लीव योर एप्लीकेशन एट दिस फैक्ट कि जी उसने मुझे ये मैसेज भेजा। भाई तो वो जो तो है ना, वो इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि उससे फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ, हाउ डिड इट इंटरफेयर विद योर वर्क, so on and so forth. The application has to clearly state that, and that will help your case, and because it will make out the definition completely। उसके क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं, एक ये कि एक्ट क्या हुई, व्हाट वाज, किस मोड से, किस जरिए से हुई, एंड देन हाउ डिड इट इंटरफेयर। तो ये तीन सवालों के जवाब आपने अपनी एप्लीकेशन में जरूर देने होते हैं व्हेन यू आर मेकिंग आउट व्हाट वाज द नेचर ऑफ द हरासमेंट दैट एक्चुअली टुक प्लेस। ठीक है, जिनसी थी या सनफी थी, फिर मोड्स में किस तरीके से की गई, यानी वर्बल थी, डिजिटल थी, फिजिकल थी, क्या थी, एंड देन फाइनली उसका इम्पैक्ट, हाउ डिड इट कॉज इंटरफेरेंस विद योर वर्क और वट एवर। ठीक है, तो ये तीनों उसके एलिमेंट्स जब आप इस्टेब्लिश करेंगे तो जाके हरासमेंट की डेफिनेशन सिर्फ पूरी होगी। नाउ एज फार एज द प्रोसीजर्स आर कंसर्न, आपको आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं लॉ के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंटरनल प्रोसीजर्स भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी जो सिस्टम होना चाहिए नहीं है, तो आप उस पर भी कंप्लेन करके उन्हें कंप्लाई करवा सकते हो। बट पर्सन को आप कंप्लेन करेंगे कि फलाने इदारे में कमेटी नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो यू कैन डू दैट इज वेल एंड गेट द लॉ इम्प्लीमेंटेड। एनी एम्प्लॉय कैन डू इट, उसके लिए आपका विक्टिम होना ज़रूरी नहीं है। और इंटरनल के अंदर भी आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, या आप इनफॉर्मल कंप्लेन कर सकते हैं अपने किसी सुपरवाइजर को या इंक्वायरी कमेटी के किसी मेंबर को, और इंक्वायरी कमेटी एज वी नो 3 लोगों पर मबनी होती है और उसमें कम से कम एक खातून होनी चाहिए। और फॉर्मल कंप्लेंट जो है इंक्वायरी कमेटी को, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप इनफॉर्मल तरीके से नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट फॉर्मल तरीके से जाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आइदर और वो चीज़ नहीं है कि आपको पहले इनफॉर्मल जाना है, फिर आप फॉर्मल इंटरनल इंक्वायरी कमेटी पे जाएंगे, फिर आप ओम्बड्स पर्सन पे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इनमें से कोई भी एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। आप डायरेक्ट ओम्बड्स पर्सन पे जाना चाहते हैं, अगर आपको सपोज एतबार नहीं है अपनी इंक्वायरी कमेटी पे, तो आप डायरेक्टली ओम्बड्स पर्सन के पास भी जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो ये कि आप इंक्वायरी कमेटी में भी कंप्लेन कर दें और फिर आप ओम्बड्स पर्सन के पास भी चले जाएं। ये जो डुप्लीकेशन है कंप्लेंट की, ये अवॉइड करें, क्योंकि अगर किसी भी फोरम के पास आपकी कंप्लेंट, फॉर्मल कंप्लेंट पेंडिंग है, तो दूसरा फोरम उसके अंदर तब तक नहीं इन्वॉल्व होगा जब तक आपके पहले फोरम से रिजल्ट नहीं आ गया या डिसीजन नहीं आ गया।
So these are basically the three ways, and then of course after the governor और president जब वो इसको आप अपील में चले जाते हैं और वो आपको उस पे कोई रूलिंग आ जाती है, तो तब भी मजीद आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फर्दर जो अपील आपका हक आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस हरासमेंट लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आपके पास हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने का होता ही है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग ये तमाम फोरम्स आपके पास मौजूद होते हैं। इनफॉर्मल इंक्वायरी कमेटी या सुपरवाइजर के पास जाना, फॉर्मल कंप्लेंट लेके जाना, या ओम्बड्स पर्सन के पास लेके जाना जो सूबे का ओम्बड्स पर्सन होगा, और वहां से जो फैसला है उसके 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी पड़ती है गवर्नर के पास। गवर्नर का जब डिसीजन आ जाए तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग दैट इज हाउ इट गोज। जो इसकी डिटेल्स हैं प्रोसीजर की, असेंशली आई विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर जो इंक्वायरी कमेटी के अंदर फॉर्मल है, बिकॉज ओम्बड्स पर्सन वाला भी बड़ा सिमिलर है, एंड ऑफ कोर्स जो इनफॉर्मल प्रोसीजर है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दिस फॉर्मल प्रोसीजर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल कंप्लेंट, वो क्या है? उसके अंदर आपने तहरीरी तौर पे अभी कोई प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की, और दूसरी साइड को अभी तमाद में नहीं लिया जाएगा, नोटिस वोटिस नहीं भेजा जाएगा। आपका जो सुपरवाइजर है या कमेटी का जो मेंबर है वो इस इशू को अपने तौर पे टेकअप करेंगे विद इन द स्पिरिट ऑफ द कोड ऑब्वियसली, एंड दे विल जस्ट सॉर्ट ऑफ बी मोर विजिलेंट। वो देखेंगे कि उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उन्हें लगे एक दो दफा ऑब्जर्व करने के बाद कि हाँ इस रिपोर्ट में जो भी इनफॉर्मल उनके पास रिपोर्ट आई है, इफ इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन अप फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो वो फिर सीनियर मैनेजमेंट या हेड ऑफिस के पास जाके एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उनको लगे उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कि हाँ जी ये हरासमेंट हुई है और एक हायर डिग्री की है, तो फिर उसको जो केस को रिव्यू करने के बाद फॉर्मली डिसिप्लिनरी एक्शन की तरफ लेके जाया जा सकता है, जो कि इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना कंपनीज का अपना। और अगर कंप्लेनेंट की कंसेंट हो तो उसको फॉर्मल कंप्लेंट के तौर पे जो इंक्वायरी कमेटी है वो भी टेकअप कर सकती है, बट दैट विल देन बी द फॉर्मल प्रोसीजर जो कि कानून में दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकली एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इनफॉर्मल सिस्टम जो हमें दिया हुआ है कानून में, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस उससे अवेयर नहीं है। सो उनको सिर्फ दो तरीकों का पता है कि एक इंक्वायरी कमेटी है, फिर एक ओम्बड्स पर्सन है, और कई कंपनीज के अंदर कई वर्क प्लेसेस में तो ये इंक्वायरी कमेटी भी नहीं होती। अब मोस्टली आप लोग अगर लॉ से हो तो लॉ फर्म्स के अंदर तो ये बिल्कुल भी कॉर्पोरेट सिनेरियो आपको नहीं मिलेगा। बार काउंसिल्स भी हमें उस तरह से रेगुलेट नहीं करती हैं जिस तरह से ये लॉ एनविजिज करता है, क्योंकि हम बार काउंसिल के एम्प्लॉयज नहीं होते, राइट? सो वहाँ पे जो लॉयर्स को रेगुलेट करने का डिसिप्लिनरी यानी प्रोसीडिंग्स हैं वो ही आपके पास है। तो अभी तक हमारा जो प्रोफेशन है, हालांकि उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, यानी हर लॉ फर्म के अंदर ये होना चाहिए, कोर्ट के प्रेमिसेस में होना चाहिए क्योंकि कोर्ट के अपने एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन के अंदर ये चीजें उस तरीके से अभी भी नहीं है इम्प्लीमेंटेड। ऑल्दो आई वुड से कि लॉ फर्म्स शुड बी प्रेस टू implement the process. The process within the process within the inquiry committee and ombudsperson is pretty similar. आप उन्हें तहरीरी एक कंप्लेंट देते हो और उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि क्या वाकया हुआ, कब हुआ। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप देंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मैटर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली टेकअप होगा। 3 दिन के अंदर जब आपकी कंप्लेंट आ गई है तो अक्यूज्ड को सारे जो चार्जेस हैं और जो भी उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, द कमिटी विल हैव टू इन्फॉर्म दैट पर्सन विद इन 3 days। और फिर उनको 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी अगर आप इंक्वायरी कमेटी में है तो 7 days देंगे, और अगर आप ओम्बड्स पर्सन के दफ्तर गए हैं तो वो उसे 5 दिन देंगे टू रिस्पॉन्ड, कि आप अपना जवाब जमा कराएं, रिटन डिफेंस। अगर वो नहीं कराते रिटन डिफेंस जमा वक्त पे, तो फिर कमेटी डिसाइड कर सकती है या ओम्बड्स पर्सन डिसाइड कर सकते हैं टू प्रोसीड विद द मैटर इफ पार्टी। सो अगर दूसरी साइड नहीं आती उसके बावजूद भी फिर केस आगे चल पड़ेगा
जितना एविडेंस है, जो भी चार्जेस हैं, सारा कुछ उस स्टेज पे होगा। और यहाँ पे सबसे अहम जो पॉइंट है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन का। जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती, और क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर जिस तरह अदालतों में होती है वैसे, ये नहीं कि आपने एक सवालनामा लिख के दे दिया है जो दूसरी साइड ने भर के दे दिया, दैट्स नॉट इनफ, जो कि अक्सर कंपनीज में यही प्रैक्टिस हो रही है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस को करने का राइट होना चाहिए विद द अदर काउंसिल्स एज वेल और द अदर side as well, and each side has to cross examine witnesses against each other for the facts to be determined. और जब वो सारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, कमिटी जो है वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करती है अपनी डिसीजंस के, एंड दोज डिसीजंस हैव टू बी गिवन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 30 days ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी। सो 30 दिन का वक्त होता है इंक्वायरी कमेटी के पास। उस 30 दिन में उसे ये सारी फैक्ट फाइंडिंग और ये सारा प्रोसीजर, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह फॉलो करके अपनी फाइंडिंग्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देनी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ही डिटर्मिन करती है कि वो कौन होगी। यूजुअली ये वो अथॉरिटी होती है जिनके पास हायरिंग या फायरिंग या जो पेनल्टीज हैं इस कानून में उसे इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी होती है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही होती है। सो सीईओ हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है कंपनी का, जो फिर वो पेनल्टीज अप्लाई करते हैं अगर तो हरासमेंट मेकआउट हो जाती है, और अगर नहीं होती तो ऑब्वियसली वो केस वैसे ही जो है और तरह से सेटल हो। फाइनली जो सबसे अहम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सपोज 7 दिन के अंदर उसने उस पेनल्टी को अप्लाई करना होता है, लेकिन इसमें जो इंक्वायरी कमेटी है ना उसका कंटिन्यूइंग रोल होता है। ये नहीं कि उसने अपनी फाइंडिंग्स दे दी और वो रोल ख़त्म हो गया। इंक्वायरी कमेटी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, वो पूरी सिचुएशन साथ साथ मॉनिटर करती है, और जब तक वो ये सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि उनकी जो डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के भी बेसिकली पीछे पड़े रह सकते हैं। सो द कमिटी, इंक्वायरी कमिटी हैज़ अ कंटिन्यूइंग रोल टू इंश्योर कि उनकी जो डिसीजन है, जो फाइंडिंग्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो। एंड वंस दैट हैपन्स, ऑब्वियसली जो भी अग्रीव पार्टी है वो फिर आगे अपने नेक्स्ट फोरम के पास अपील जाती है। अगर आप इंक्वायरी कमेटी में जाएंगे तो पहला अपील आपका ओम्बड्स पर्सन का दफ्तर होगा, जो प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन है। अगर आपने डायरेक्टली ओम्बड्स पर्सन के दफ्तर से अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं तो फिर 30 दिन के अंदर आप गवर्नर, सूबे का जो गवर्नर है उससे अपील करेंगे, और वहां से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उनके फैसले से तो फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज द प्रोसेस। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? मैम, जैसे हमें पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हरासमेंट के साथ स्टिग्मा अटैच है, तो क्या ये लॉ ये तो नहीं कहता कि इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड है या इस पीरियड के अंदर अंदर ही कंप्लेंट फाइल करनी है? बिकॉज कुछ औरतें कुछ अरसे बाद भी कंप्लेंट फाइल करना चाहती होती हैं। सो पंजाब के लॉ के अंदर फॉर्मर एम्प्लॉयज नहीं फाइल कर सकते। अगर आपने नौकरी एक बार छोड़ दी है तो आप यू लूज, जनरली आप इस वर्क प्लेस लॉ में उस तरह से फिर फॉल नहीं करते। इन इस्लामाबाद 2022 में जो अमेंडमेंट्स हुई थी उसमें फॉर्मर एम्प्लॉय भी कर सकता है, और जो एचईसी की पॉलिसी है उन्होंने 1 साल का पीरियड उसके अंदर क्लासिफाई किया हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर आप केस लेकर आए। सो ऑल्दो जो आपका ऑब्वियसली द पॉलिसी इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन लॉ, बट क्योंकि मेन लॉ के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, लेकिन बाय एनालॉजी हम कह सकते हैं कि क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई तो पॉलिसी जो एचईसी की है दैट इज आल्सो समथिंग विच नीड्स टू बी रिव्यूड इन लाइट ऑफ द लॉ, बिकॉज वहाँ पे फॉर्मर एम्प्लॉयज को इंक्लूड करने की वजह ये थी कि लोग अक्सर उस वक्त नहीं बोलते और बाद में उनमें हिम्मत आती है। सो दे शुड बी, विक्टिम्स शुड बी गिवन प्रॉपर टाइम to think about it and to apply for these things. So generally I think इसके अंदर सोच यही है, लेकिन पंजाब में क्योंकि अभी तक लॉ अपडेट नहीं हुआ तो यू हैव टू स्टे एम्प्लॉयड, या आपको फोर्सफुली अगर निकाल दिया तो वो ऑब्वियसली एक अलग चीज़ है, फिर आप ऑब्वियसली ओम्बड्स पर्सन के पास जा सकते हैं अगेंस्ट दैट डिसमिसल, बट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ डू इट within your period of employment as far as Punjab is concerned. Now इसके अंदर एक चीज़ जो है वो ये है कि practically speaking जितना closer in time आप करते हैं ऑब्वियसली आपके पास उस वक्त एविडेंस और corroborative एविडेंस और वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं अपना केस में बनाने के लिए, और जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा हो सकता है वो लोग चले गए हों, रिकॉर्ड
एक हद तक वो मेंटेन करके डिस्ट्रॉय कर देते हों। डेटा ऑब्वियसली हर टाइम का नहीं होता, समटाइम्स वो डेटा पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि ओनली अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड वो चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। सो जितना ज़्यादा आप डिले करते हैं वो आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता जाता है अपना केस मेकआउट करना। बट फिलहाल कानून में पंजाब में फॉर्मर एम्प्लॉयज नहीं कर सकते, सो यू हैव टू स्टे विद इन योर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ब्रिंग द प्रोसीडिंग्स अंडर द इंक्वायरी कमिटी इन पर्टिकुलर। और अगर फोर्सफुल अनफेयर डिसमिसल है तो ऑफ कोर्स देन द ओम्बड्सपर्सन's ऑफिस इज देयर टू लुक इनटू दैट मैटर। नाउ आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसके कंप्लेंट में होना क्या चाहिए, हाउ डू यू कंप्लेन। फॉर्मल कंप्लेंट कोई ये नहीं कि आपको कोई सरकारी कागज चाहिए, स्टैम्प पेपर, कुछ नहीं, आप सादे कागज पे भी डिटेल्स आपने पूरी देनी है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो इंसिडेंट हुआ है आपके साथ वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप याद रख सकें। तो इसके अंदर हम टिप लोगों को ये देते होते हैं कि जब आपके साथ हरासमेंट आपको महसूस हुई है ना, आप ऑब्वियसली नोट करना शुरू कर दें। बेस्ट वे टू create evidence and enough evidence is कि you keep a diary of sorts or something and you keep mentioning कि किस वक्त जगह क्या थी वहां और कौन कौन लोग मौजूद थे, यू नो एग्जैक्ट ऑफिस की कौन सी लोकेशन थी, कार पार्क था या ऑफिस था या क्या मीटिंग थी, क्या था, किसने क्या बोला। सो अगर आप साथ साथ एक रिकॉर्ड, आई नो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जितनी आप डिटेल्स दे सकते हैं इंसिडेंट की, और आसपास कौन था, क्या सिचुएशन थी, क्या वक्त था, किसकी किधर ड्यूटी थी, यानी द मोर यू कैन रिकॉल दीज थिंग्स द मोर इंफॉर्मेशन यू पुट इन योर कंप्लेंट, बट इट हैज टू बी ट्रू, इट कांट बी फर्जी, बिकॉज वो फिर अगर मैच नहीं करेगी विद द अदर डिटेल्स एट द वर्क प्लेस तो वो आपके लिए फेटल भी हो सकती है। सो ट्राई एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द होल सिनेरियो। एक दफा हुआ, दो दफा, तीसरी दफा आपने सोचा कि ओके नाउ आई विल कंप्लेंट, मेक अ फॉर्मल कंप्लेंट, ठीक है। सो वो सारा आपको हेल्प करेंगी डिटेल्स व्हेन यू आर राइटिंग योर कंप्लेंट फॉर्मली डाउन। और इसमें एक और चीज आपके लिए जो एविडेंस के लिए जरूरी है कि अगर उससे पहले आपने कोई इनफॉर्मल कंप्लेंट की है, ठीक है, और अपने सुपरवाइजर से या इनफॉर्मली अगर कोई चीज इनिशिएट की है, तो उसकी भी कोई अगर फाइंडिंग्स या कोई आपके पास चीज निकल आती है कि भाई इस तरह से रिपोर्ट किया था, ये किया था, तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट जो मस्ट इंक्लूड चीजें होती हैं, कंप्लेनेंट का अपना नाम, उसकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट का नाम, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका फोन नंबर। आप एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते। फिर आपको अक्यूज्ड का नाम, पता, फोन नंबर अगर है तो आप ऑब्वियसली वो देंगे, अदरवाइज उसकी डेजिग्नेशन या वो किस डिपार्टमेंट में है, क्या टाइटल है, कुछ ना कुछ आपने उसका अक्यूज्ड का भी आइडेंटिफाई करना है वो कौन है। अगर कोई विटनेसेस हैं आसपास, या और ये कैरेक्टर विटनेसेस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये विटनेस वही हो जिसने अगले को हरासमेंट करते हुए देखा हो। दीज कैन बी पीपल जो आपके कैरेक्टर की गवाही दे सके, या आपके ऊपर जो उसका हरासमेंट का इम्पैक्ट हुआ है कि वो उन्होंने देखा कि आप कितने परेशान रहे, 2 दिन ऑफिस नहीं आए, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स या आपकी फैमिली में से भी आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो आप जिनको विटनेस के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, who've seen you go through a certain impact of the harassment। कोई ऑडियो वीडियो एविडेंस है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, वो भी साथ लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट और ओथ, वो एफिडेविट टाइप होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, और उसमें कोई फ्रॉड या वो चीज़ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करने के लिए। ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज भी मौजूद होती हैं। अगर आप अपनी इंक्वायरी कमेटी में नहीं जाना चाहते तो आप उनके दफ्तर से, उनकी वेबसाइट से भी ये फॉर्म्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। उनके पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है कंप्लेंट फॉर्म का, और दे कैन बेसिकली, जो लॉयर्स वहाँ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दे कैन ऑल्सो गाइड यू कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, ये एविडेंस ले आए, तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कंप्लेंट फाइल करने की। कोई भी अगर आपसे पैसे मांग रहा है या कुछ, तो दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड। बाकी ऑफ कोर्स आने जाने का खर्चा होता है, फोटो कॉपीइंग और ये वाले एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अदर देन दैट कंप्लेंट के अपने कोई चार्जेस नहीं होते, और वो जो लॉयर्स वहाँ बैठे होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं। यू कैन
obviously download the form, print it out, and you can submit the hard copy directly to the ombudsperson office as well, which is always better, क्योंकि यहाँ पे online systems का आपको पता ही है कि you can't be sure, so it's better to go in person and file these things in like उस तरह से ओम्बड्सपर्सन जो पंजाब वाले हैं वो ऑब्वियसली उनके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वेबसाइट भी दी हुई है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे जो फॉर्म्स वगैरह हैं. एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स इट्स वेरी सिमिलर टू जो ओम्बड्सपर्सन के पास है या आपकी कमेटी के पास कंप्लेंट जा रही है, ऑल द डिटेल्स आर वेरी सिमिलर. सिर्फ ओम्बड्सपर्सन के पास आपका कॉपी ऑफ CNIC या अपॉइंटमेंट लेटर अगर कोई है तो वो भी जाता है. एंड इन केस ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपका एविडेंस एज स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, वो वाली चीज़ें आपकी जाएंगी एंड देन दे विल बी एबल टू टेक अप योर कंप्लेंट. जब ये सारा कुछ ऑब्वियसली ऑब्टेन हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स, योर कंप्लेंट इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द ओम्बड्सपर्सन, and then the 30-day period in which they have to complete the whole process kicks in. But of course on paper 30 days है, sometimes you know कि दूसरी साइड डिले करती है जी, आज वकील साहब नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज मोहलत दे दें, so sometimes चीज़ें प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऊपर जाती है. अच्छा, समटाइम्स आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, वो ये कि कोई एविडेंस ऑफ रिटेलिएशन है तो आप वो जमा करा दें जी. कोई एफिडेविट और चाहिए कि किसी और फोरम में आपकी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है, तो ये वो आपसे तहरीरी तौर पे ले लेते हैं कि जी हम सिर्फ ओम्बड्सपर्सन के पास आए हैं, हम इंक्वायरी कमेटी या कहीं और हमारा केस अभी पेंडिंग नहीं है. समटाइम्स आपसे सर्टिफिकेट ऑफ एडजस्टमेंट मांगते हैं, जिसमें यह कि अगर ऑलरेडी कोई एक्शन ले लिया हुआ है वर्क प्लेस ने अक्यूज्ड के खिलाफ, उसको फॉर एग्जाम्पल छुट्टी पे भेज दिया है या उसको डिमोट कर दिया है या उसको उसकी सैलरी कम कर दी है फिलहाल, अगर कोई प्रीलिमिनरी या इंटरिम मेजर्स वो वर्क प्लेस ले चुकी हुई है तो वो आपको वो भी साथ बताने पड़ते हैं कि वर्क प्लेस ने अब तक क्या क्या कर दिया है फॉर द विक्टिम, इफ एट ऑल. समटाइम्स वर्क प्लेसेस खुद ही इन्वॉल्व होती है, सो वहां से आपको कोई अच्छी सपोर्ट नहीं आ रही होती है, और समटाइम्स अच्छी सपोर्ट आ रही होती है, सो यू कैन give all of these things as well. And of course we've already talked about कि record आप कैसे maintain कर सकते हो. You should not delete or misplace any evidences, take screenshots of important messages, unwanted phone calls का record आप निकलवा सकते हैं. डायरी मेंटेन करें कि ये जो पॉइंट नंबर 4 है, बेसिकली कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल हरासमेंट इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज व्हाट हैपेंड, वेयर डिड इट हैपन, डेट एंड टाइम, who was around, what impact did it have on you and how did you try to respond to it. तो ये सब चीज़ें हैं. फिर यू शुड नो कि आपके क्या राइट्स और रेमेडीज हैं. सबसे पहला तो वो ही है स्टार्टिंग पॉइंट, विच आई थिंक दिस सेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स टूवर्ड्स दैट, कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हरासमेंट है क्या, कैसे कैसे कॉज हो सकती है, रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं, प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व हैं, और हमारे एसेंशली राइट्स क्या हैं. You must reach out to reliable and trustworthy friends, family, colleagues, supervisors and discuss with them to get the emotional support and also to then try कि वो witness बन सकें आपके लिए, क्योंकि ये लोग अगर आपको देखेंगे उस चीज़ से गुजरते हुए तो ये आपके कैरेक्टर और इम्पैक्ट के विटनेसेस बन सकते हैं जो हरासमेंट का आपके ऊपर हुआ है. एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, be a part of networks and alliances for support and ensure that you have the contact details of all the relevant bodies, support networks, pro bono lawyers या concerned जो भी allies होते हैं. और उसमें एक मैं वेबसाइट पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगी. एक तो अब और नहीं के नाम से मेरा ख्याल है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने एक वेबसाइट पूरी बनाई हुई है जिसमें वो लॉयर्स जो सेक्सुअल हरासमेंट में प्रो बोनो लीगल सर्विसेज देते हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. अब और नहीं के नाम से है वो, अगर आप उसे गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी. और दूसरा है विक्टिम सर्विसेज डायरेक्टरी. विक्टिम सर्विसेज डायरेक्टरी अगर आप गूगल सर्च करें तो ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान ने वो बनाई हुई है. उसमें हर सूबे में जो सर्विसेज मौजूद हैं, जो शेल्टर होम्स कह लें, लीगल सपोर्ट के जितने एवेन्यूज हैं, जो भी सर्विसेज हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड, वो प्रोविंस वाइज आपको और सर्विस वाइज सारी वहाँ पे उस वेबसाइट में, उस डायरेक्टरी में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी. शिरकत गाह की अपनी डायरेक्टरी, अगर आप शिरकत गाह की सपोज वेबसाइट पे जाते हैं, औरत फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इन सब की अपनी अपनी हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं. सो आपके यू शुड नो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है,
और आप make sure that you have the contact details of those available resources and support systems in hand. आपके रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए ताकि you can reach out to people immediately when you have to. So yeah, that's pretty much it. But if you have any specific questions for me, I can. There is one thing that I wanted to talk about, but क्योंकि time हमारे पास कम है, so I'm just going to give it back to Kanzul. Thank you so much, ma'am. Can we have a short Q&A session if you have time? Sure, I have time. मेरे पास time है. आप अपना बताएं. अगर मुझे आप बस 3 मिनट दे दें, if I can just touch on one thing which is very important. Usually लोगों को लगता है, I wanted to just highlight the rights and duties under the 2010 Act. लोगों को लगता है कि सिर्फ हरासमेंट की कमेटी बन जाए और ये सब हो जाए तो that is what the rights of a person are under the law, right? लेकिन अगर आप इस कानून को डिटेल में पढ़ें तो ये तमाम राइट्स एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है. अब कंप्लेनेंट के 12 राइट्स मैंने आइडेंटिफाई किए फ्रॉम द लॉ और एटलीस्ट 3 ड्यूटीज हैं कंप्लेनेंट की भी. कंप्लेनेंट वो है जिसके साथ हरासमेंट हुई है या जिसने फाइल की है कंप्लेन, तो उसकी ड्यूटी क्या है कि उसने फॉल्स एलिगेशंस विद मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं करनी. अगर मेडिकली एग्जामिन होना जरूरी है एविडेंस के लिए तो उसकी ड्यूटी है टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड इफ नेसेसरी. उसको खुद वो भी रिटेलिएट नहीं करे, कोई एक्शन नहीं ले जिससे मजीद मसला खराब हो रहा है. ये उसकी ड्यूटीज में आता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. And then again, if you see the list of rights, there are too many. It's more, and people generally don't realize. You have a right to be represented by your colleague. You have a right कि वो आपके साथ accompany करे. कोई lawyer आप चाहते हैं वो आपके साथ मौजूद हो. They should be there. Friend चाहिए, friend हो. Colleague चाहिए, your colleague can be there. ये कानून में लिखा हुआ है. Then you have a right to confidentiality. You have a right to have any inquiry committee member replaced अगर आपको लगता है कि वो biased हैं. आपके पास psychosocial counseling और medical treatment का भी right है, या एडिशनल मेडिकल लीव्स लेने का राइट है अगर आप ट्रॉमा में हैं. और ये साइकोसोशल काउंसलिंग वगैरह भी कंपनी ने प्रोवाइड करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है. अगर आपको कोई लॉस ऑफ सैलरी हुआ है, कोई और डैमेज हुआ है, तो आप कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं. आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं. आपके पास ये भी राइट है कि जो डिसीजंस हों वो कम्युनिकेट की जाए आपको कि इंक्वायरी कमेटी ने इवेंचुअली फिर क्या डिसाइड किया. एंड सो ऑल ऑफ दीज राइट्स आर देयर. लाइकवाइज अक्यूज्ड के भी कुछ हक हैं. ये नहीं कि सारी सिर्फ ड्यूटीज है उसके ऊपर, क्योंकि यूर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? तो उसको भी हक है कि वो अपनी साइड से कोई कोलीग या फ्रेंड साथ लेकर आए. उसको भी हक है कि उसको बताया जाए कि भाई मेरे खिलाफ क्या चार्जेस हैं. उसको पूरा टाइम दिया जाए कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, वो भी क्रॉस एग्जामिन कर सके विटनेसेस को, उसको भी डिसीजन कम्युनिकेट किया जाए, वो भी अपील कर सके. सो ये तमाम जो राइट्स हैं, अगर इंक्वायरी कमेटी के मेंबर के खिलाफ उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो भी रिजर्वेशंस अपनी कम्युनिकेट करके उसको तब्दील कर सकते हैं. एंड इसी तरह उनकी कुछ अगेन ड्यूटीज़ हैं. एंड जो एम्प्लॉयर है उसकी सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं और उसके भी लेकिन कुछ राइट्स ज़रूर हैं. विचार के जो भी अपेलेट डिसीजन है वो एम्प्लॉयर को भी बताया जाए कि भाई क्या फैसला हुआ है. और एम्प्लॉयर कैन ऑल्सो डिसाइड कि उसने अक्यूज्ड को लीव पे भेजना है, सस्पेंड करना है. जो भी प्रोसीजर्स हैं वो ऑब्वियसली दैट एक्शन दे कैन टेक, जो इंटरिम मेजर्स में आते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव अ राइट टू अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर फॉर ब्रीच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ आपने कंप्लेन किया कि जी इन्होंने कंप्लाई नहीं किया लॉ से, और अगर आप एम्प्लॉयर को लगता है कि गलत एलिगेशन है, तो वो उसके खिलाफ काउंटर अपनी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. ये उनके राइट्स के अंदर आता है. सो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड लॉ एंड इट सॉर्ट ऑफ गिव्स अ लॉट मोर देन व्हाट वी नो फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग ऑफ इट, कि इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं और हर स्टेक होल्डर के हैं, which I think we need to know the whole spectrum of these rights to be able to fully benefit from the protection that it offers. अब आपके जो भी सवाल हैं वो I can talk about those. ठीक अंजुल? Those, I think we can have a Q&A session because a lot of people had questions. So you can unmute your mic या फिर chat के अंदर भी drop कर सकते हैं question.
Does anyone have any question? Let's हाँ, just wait for 2 to 3 minutes. एक तो है राना हसनैन साहब का कमेंट कि फेक हरासमेंट के केस में विमेन के अगेंस्ट कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एक तो उनकी ड्यूटी है कि वो फेक केस मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ नहीं करेंगी। करेंगी तो उसकी कंप्लेंट ऑफ कोर्स ओम्बड्स पर्सन के पास जा सकती है सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के नीचे, और वो फिर अप्रोप्रिएट एक्शन डिसाइड करते हैं कि क्या होता है। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि जस्ट बिकॉज हरासमेंट का केस आप प्रूव नहीं कर सके, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेक है। ठीक है। समटाइम्स अगर किसी चीज का एविडेंस आपके पास इनफ नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फेक नहीं बन जाता। पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि वो मैलाफाइड इंटेंशन से उसमें बदनीयती भी शामिल होना जरूरी है। तो जो अगर आप फॉर एग्जांपल काउंटर केस कर रहे हैं उस खातून पे, या जो भी कंप्लेनेंट है वो चाहे मर्द है, अगर डिफेंडेंट आगे से काउंटर क्लेम कर रहा है कि ये फेक है और वेरीफाइड है, तो उसको भी उसी तरह से केस साबित करना पड़ेगा ना। यानी उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये फेक क्यों है और इसमें बदनीयती कहाँ पे है। यू नो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच समझ के ये चीज इस्टेब्लिश करें। उसके लिए भी उसी तरह से आप एविडेंस गैदर कर सकते हैं जिस तरह से द अदर साइड इज कमिंग अप विद द डिटेल्स। कि फॉर एग्जांपल वो आप बदनीयती कैसे शो करनी है आपने कि जी फलाने टाइम पे इसको इसके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठा था, तो फिर इसने आगे से धमकी लगाई थी कि मैं देख लूंगी, और फिर उसने इसके नतीजे में ये इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उस दिन तो मैं ड्यूटी पे ही नहीं था, तो इसलिए ये हिस्ट्री है हमारी जो शो करता है कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी है और ये फेक है। फेक इसलिए क्योंकि मैं तो वहाँ था ही नहीं उस दिन जॉब पे ना। और जो एविडेंस ऑब्वियसली वो प्रेजेंट करी होगी दूसरी साइड, उसे आप क्वेश्चन करेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये मतलब ये स्क्रीनशॉट फॉर एग्जांपल एआई ने बनाया हुआ है। सो आपको वो हर चीज उसी तरह से साबित करनी पड़ेगी, फिर जाके वो चीज एस्टेब्लिश होगी। सो बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि जस्ट बिकॉज एक चीज एस्टेब्लिश नहीं हुई दैट डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि वो फेक हो गई है। Now we have two more questions from Sania and Maro. जी जी बताएं। So Sania Hanif said, "K doesn't ombudsperson have the authority or power to implement their decision?" जो ओम्बड्स पर्सन है उनके पास बिल्कुल पावर है। उनके पास जो एविडेंस वगैरह करवाने की, डॉक्यूमेंट्स को और एविडेंस को कॉल करने की, वो सारी जो पावर्स हैं वो वही हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। लेकिन उनके पास एक और पावर है विच इज़ कंटेम्प्ट, जो हाई कोर्ट के पास जनरली होता है। तो अगर उनकी डिसीजन वगैरह को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होता तो वो कंटेम्प्ट के नीचे जो है उसको प्रोसीड कर सकते हैं, जिस तरह एक हाई कोर्ट कर सकता है। All right. Now we बट have आई एम question. सॉरी, वन लास्ट थिंग कि अगर एडिट नहीं है आपकी, कंप्लायंस नहीं है किसी इदारे में, तो वो फाइन भी लगा सकते हैं उस इदारे को कि आप कंप्लाई करें लॉ से। 25,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर नॉट कंप्लाइंग। सो ये सब वो तरीके हैं जिनसे ओम्बड्स पर्सन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डिसीजन। Okay. So, and Maruk Shakir is asking, "K what are the obstacles being faced to establish a formal platform for facing such issues in the legal field? Is there any action pending? If not, what can be done to establish such platforms as soon as possible?" ओके, सो सच प्लेटफॉर्म से मतलब आपका इंक्वायरी कमेटी होगा, क्योंकि देखिए ओम्बड्स पर्सन तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑफिस है, वहाँ तो आप जा सकते हैं। बट इंक्वायरी कमिटीज जो हैं वो लॉ फर्म्स के अंदर अभी तक नहीं है, जिसके लिए ऑफ कोर्स उसका रीज़न ये है कि लॉ फर्म्स हमारी उस तरीके से रेगुलेटेड नहीं है जिस तरीके से कह लें लॉ स्कूल्स को रेगुलेट कर लिया है हमारी बार काउंसिल्स ने। वो वकीलों से पंगे नहीं लेते, उन्होंने उन्हीं के वोट लेके तो आना होता है पावर में, तो इसलिए वो ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हैं उनको। और डिसिप्लिनरी जो एक्शंस भी हैं, डिसिप्लिनरी कमिटीज़ भी जो है बार काउंसिल्स की, वहाँ पे भी लॉयर वर्सेस लॉयर कंप्लेंट्स बहुत ही कम आती हैं, बिकॉज यू नो कि किस तरीके से वहाँ पे एक भाईचारा भी है, बट ऑल्सो यू नो लाइक एक एक यूनिटी भी है लॉयर्स की, कि वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट थ्रू थ्रू दोज फोरम्स बिकॉज रेगुलेटरी कैप्चर है, क्योंकि जिनके वोटों से आपने आना है उन्हीं को आप कैसे रेगुलेट करेंगे। तो जब तक हम बार काउंसिल्स को उनके
अपॉइंटमेंट्स को सेपरेट नहीं करते फ्रॉम द वे द वोटिंग इज डन एंड द वे पीपल द लॉयर्स एक्चुअली वोट देम इनटू पावर, तब तक ये मसला रहेगा। एंड सेकेंडली, लॉ फर्म्स जब तक लॉ फर्म्स को पुश नहीं किया जाएगा कि भाई आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और फॉर to your extent within the law firm at least you should have this inquiry committee and comply with the law, वो तब तक जो है रेगुलेटरी मेजर्स जब तक उन पे नहीं इम्पोज किए जाएंगे, या कोई मुकदमा उनके खिलाफ कभी कोई करे लेके जाए, बट वी ऑल नो दैट दैट स्ट्रेंथ इज समथिंग which the complainants will have to, not every complainant is in a position to file cases against the law firm that they're working in. तो ये काफ़ी उस तरह से challenges हैं जिसकी वजह से इंक्वायरी कमिटीज विद इन लॉ फर्म्स नहीं बन पा रही। और ओम्बड्स पर्सन का इदारा लेकिन ओपन है, वहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं। अभी अगर लॉ फर्म के अंदर भी आपको कंप्लेंट है अपने किसी कॉलीग से, तो ओम्बड्स पर्सन के पास आप जा सकते हैं। All right, so seeing no more questions, ma'am, thank you so much for this interactive session. I hope काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, काफी लोग empowered भी हुए होंगे because now they know कि legal remedies exist करती हैं और वो action ले सकते हैं against harassers. So thank you so much for taking out your time. Hey, thank you. I hope this was something that was needed and that was able to do justice to what you had in mind. बाकी if any follow-up questions come or if you need any further information मुझे बता देना, मैं via email आपको भेज दूंगी जो भी चीज़ें चाहिए होंगी। Alright, if anyone has a question, आप लोग अवामिस्तान की email पे भी कर सकते हैं। हम we will make sure कि हम answers मैम निम्रा से लेकर आपको share कर दें। So thank you so much. With that, we'll end the session. Thank you so much for having me.